तो यहाँ पे हम लोग का एक DI आ गया है। तो ये एक शानदार DI है और ये एग्जैक्टली PO प्रीलिम्स लेवल का DI है और आप RRB के एग्जाम में इसी लेवल के DI एक्सपेक्ट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैंकिंग क्लब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप हेल्दी है और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे IBPS RRB PO का एक प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लो, चाहे मैथ्स कह लो, चाहे न्यूमेरिकल एबिलिटी कह लो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर किसी का पसीना छूट जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ना तो सिर्फ इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, बल्कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज और आइडियाज़ पे बात करेंगे जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए पहले खुद से करने की, ठीक है? अगर आपसे बन गया तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रहा है तो फिर मेरा सॉल्यूशन जो है वो अच्छा से देखिए, ठीक है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक हम लोगों का 5 नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि जब भी आपका क्वांट्स का पेपर आप स्टार्ट करोगे बनाने, तो सबसे पहले आपको इन तीनों टॉपिक्स पे ही करना है, ठीक है? नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो इन तीनों टॉपिक से अगर जितने भी क्वेश्चंस है पेपर में उन सभी को आप पहले बना लो, ठीक है? फिर आपको नेक्स्ट आपको बाकी के पार्ट्स में जाना है, ठीक है? तो चलिए इन 5 नंबर सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है देखिए, सबसे पहले 190 से 94 हो गया, 94 से 46 हो गया, 46 से 2 हो गया, 2 से फिर क्वेश्चन मार्क और 4। अब अप्रोक्सीमेटली जब मैं 90 से देख रहा हूँ इस 94 तो मुझे एक बात तो समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्शन से डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज मतलब कम होना, या तो सब्ट्रैक्शन से होगा या तो डिवाइड से होगा। अब यहाँ पे 190 से 94, 46, 20 तो बहुत छोटा हो गया है बड़ा नंबर से, तो सिर्फ तो सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे एक दिखता है कि 0.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 190 को 0.5 से मल्टीप्लाई मतलब 190 का आधा, हाफ करना है। हाफ मतलब 190 का हाफ मीन्स 95, फिर माइनस का 1, 0.5 माइनस 1, 94। फिर यहाँ पे फिर से आप देखिए इंटू 0.5, 94 में इंटू 0.5 करने से आपको मिलेगा 47 और माइनस 1 कीजिए, माइनस 1 करने से आपको मिलेगा 46। हर स्टेप में यही हो रहा है, इंटू 0.5 माइनस 1, इंटू 0.5 माइनस 1। तो यहाँ पे इंटू 0.5 22 इंटू 0.5 22 का आधा करने से 11, 11 माइनस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अभी फिर भी अगर डाउट है तो इससे इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पे फिर से इंटू 0.5 माइनस 1, 10 इंटू 0.5 5 आएगा, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। तो हम लोग का जो है ये 10 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, ठीक है? ये एक पहला तरीका हो गया। अब एक और तरीके से इसको किया जा सकता है, चलिए उसको भी हम लोग बता ही देते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको उल्टा देखेंगे, एक सेकंड, अगर आप इसको उल्टा देखेंगे तो देखिए 4 से कुछ हुआ है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से 22 हुआ है। अब यहाँ से 22 से 46 ये लगभग डबल हुआ है, इंटू 2 प्लस 2 हुआ है, इंटू 2 प्लस 2 हुआ है ना? हाँ। अब यहाँ पे फिर से 46 इंटू 2 प्लस 2 हुआ है, 46 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 92 प्लस 2 94, फिर 94 इंटू 2 प्लस 2, तो ये भी हो रहा है, 94 इंटू 2 हो जाएगा 188, 188 प्लस 2 190। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हुआ होगा इंटू 2 प्लस 2, और यहाँ पे भी इंटू 2 प्लस 2, तो 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 2 8 प्लस 2, तभी भी आपका आंसर जो है 10 ही आएगा। तो आप चाहे इस तरफ से ऐसे जाओ या पीछे से वापस आओ, बात एक ही है, ठीक है? बस पैटर्न अलग अलग मिलेगा, लेकिन हम लोग को जो है आंसर सेम मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 5, 28, 47, 64, 77। अब ये नंबर्स क्या हो रहा है,
हम लोग को 5 देखने को मिला है, 28, 47, 64, 17। अब जब भी कोई भी पैटर्न आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए लगभग 5 जा 25, 5 टाइम्स हो गया है, यहाँ पे 2 टाइम्स भी नहीं हुआ है। तो जब भी कुछ समझ में नहीं आता है ना, तब आप सिंपली इसका जो है डिफरेंस निकालिए। कितना इंक्रीज हो रहा है, प्लस का 23 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, देखिए 28 से 47 हो रहा है, तो प्लस का 19 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 3 और 14 17 इंक्रीज हो रहा है, प्लस का 17, फिर यहाँ पे प्लस का 13। अब इससे आपको पता चल ही गया होगा कि ये पैटर्न क्या है। अभी प्राइम नंबर्स आ रहा है और धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, 23, 19, 17, 13। अब 13 के बाद जो नेक्स्ट 13 से छोटा प्राइम नंबर आएगा वो क्या होगा, 11। तो 77 में 11 जोड़िए, 88 विल बी द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी पे है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, बहुत ही आसान था ये। अब नेक्स्ट 7, 4, 5, 12, 52। अब इस पे हम लोग को क्या करना है, देखिए 7 से क्या हो गया है, 4, 4 से 5, 5 से 12, 12 से 52। अब यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जब भी आपको ऐसा कोई भी सीरीज मिलेगा जिसमें फर्स्ट जो आपका डिजिट है वो अगर बड़ा है, सेकेंड वाला उससे थोड़ा छोटा है और थर्ड फिर से बड़ा है, मतलब एक बार डिक्रीज हो रहा है और फिर धीरे धीरे करके इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, तो आप एक काम तो आप कर ही सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, इंटू 0.5 हुआ ही होगा, इंटू 0.5, ठीक है। यहाँ पे 7 इंटू 0.5, 7 का आधा करना है, मतलब 3.5 होगा, प्लस 0.5, बस 7 इंटू 0.5 कितना होता है, 3.5, 3.5 में और 0.5 जोड़िए तो 4 हो जाएगा, 4 मिल गया। अब यहाँ से 4 से 5 कैसे आएगा, इंटू 1 प्लस 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5 से 12 कैसे आएगा, इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इंटू 3 तो यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 4 प्लस 4। अब क्या हो गया है, देखिए 0.5 का डबल होता है 1, 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल होता है 4, तो 4 का डबल नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, इंटू 8 आएगा, प्लस 8 आएगा। तो 52 इंटू 8, 8 5 जा 40, 400, 8 2 जा 16, 416 प्लस 8, 424 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सब कैलकुलेशन में भी आपको फास्ट होना पड़ेगा, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्पीड जो है इंक्रीज होगा। अब 52 इंटू 8 अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तब तो आपका ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये 50 इंटू 8, 58 जा 400 होगा, और 8 2 जा 16, 416 प्लस 8 424, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 6, 4, 5, 11, 39। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पहले तो फिर से डिक्रीज हो रहा है, फिर धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अभी स्टार्टिंग वाले पे मत आइए, इस पेयर पे आइए, कितना इंटू हुआ होगा, और इस पे आइए, 11 से 39 हुआ है और 5 से 11 हुआ है, ठीक है। तो 11 इंटू 4 अगर करता हूं मैं, 11 4 जा 44 माइनस 5, तो 39 मिलेगा मुझे। 11 4 जा 44, 44 माइनस 5 करने से मुझे मिलता है 39। यहाँ पे मैं अगर इंटू 3 करता हूँ और माइनस 4 करता हूँ तब 11 मिलेगा, 5 3 जा 15 माइनस 4 11, ठीक है। पैटर्न पता चल गया, इंटू 4 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, तो आगे वाला शायद इंटू 2 हुआ होगा, 4 2 जा 8, और यहाँ पे माइनस 3 हुआ होगा, और यहाँ पे इंटू 1 माइनस 2, 6 1 जा 6 माइनस 2 4 आया है, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5 आ गया, 5 3 जा 15, 15 माइनस 4 11 आ गया, 11 इंटू 4 44 माइनस 5 39। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा 5 से, और 2 3 4 5 यहाँ पे माइनस होगा 6, ठीक है। तो 39 इंटू 5 माइनस 6। अब 39 इंटू 5 कैसे करेंगे, 40 इंटू 5 कीजिए, 4 5 जा 20, 200 होता है, और 5 डिक्रीज कर दीजिए क्योंकि 39 है ना,
तो 5 बार एक एक करके कम हो जाएगा, तो 195 माइनस 6 कीजिए तो 189 आ गया, जो कि यहाँ पे आएगा 189। ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी पे है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि हम लोगों का नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 89, 88, 85, 78, 63। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ होगा, ये पूरा जो सीरीज है ये डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले तो देख के बहुत मजा आएगा कि 1 डिक्रीज हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, शायद 1, 3, 5, 7 ऐसे चलता जाए, ऐसा लेकिन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कितना आ गया हम लोगों का, यहाँ पे आ गया है 7, फिर आ गया है नेक्स्ट हम लोगों का 15। ठीक है, 15 आया है। अब क्या होगा, अब इसको देख के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, फिर से डबल डिफरेंस लगाइए। अब एक बार डिफरेंस हम लोग ने निकाला, अब डबल डिफरेंस निकालिए। 1 से कितना हो रहा है माइनस, ये सारा माइनस में गया था। ठीक है, अब 1 से 3 तक कितना का डिफरेंस है, 2 का। 3 से 7 4 का, 7 से 15 8 का। तो हर बार डबल होते जा रहा है, देखिए 2 4 8। नेक्स्ट कितना होना चाहिए डिफरेंस, 16 का। तो 15 और 16 मतलब माइनस का 31 आना चाहिए। अब 63 में अगर माइनस का 31 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 63 माइनस 31 कीजिए, तो 63 में से 30 गया, 33 माइनस 1 32 आ जाएगा हम लोगों का, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जब हम लोगों ने डिफरेंस निकाला तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया, फिर से एक बार और डिफरेंस निकाल दिया, तो मुझे ये पता चल गया कि हर बार ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो मैंने वैसे ही नेक्स्ट वाला स्टेप निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये हम लोगों का 5 जो है नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। अब चलिए नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं हम लोग। वैसे तो अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको तुरंत नेक्स्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो सिंप्लीफिकेशन इनमें से किसी को ढूंढना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग सीरियली अभी बनाते जाएंगे, जिसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। There are 3 consecutive odd numbers and 3 consecutive even numbers. The smallest even number is 9 more than the largest odd number. अब यहाँ पे क्या बोला है, 3 consecutive odd है, तो पहले मैं यहाँ पे odd even लिख लेता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको रिकमेंड तो यही करूँगा कि आप एग्जाम में इसको स्किप कीजिए, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक, मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको कैलकुलेशन में आप स्पीड कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है कि तुरंत ही निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग को बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है और 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। तो अगर मैं एक नंबर को ऑड को x ले लेता हूँ, एक सेकेंड, x ले लेता हूँ, तो उसका आगे वाला जो ऑड नंबर होगा x माइनस 2 होगा, और नेक्स्ट वाला जो होगा x प्लस 2 होगा। वैसे ही अगर मैं इवन की बात करूँ तो इवन अगर मैं एक नंबर y ले लेता हूँ तो उसका आगे वाला जो इवन होगा वो y माइनस 2 होगा और ये y प्लस 2 होगा। अब यही चीज़ शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे हुआ। सपोज मान लीजिए एक कोई भी ऑड नंबर है 3, अब इसका नेक्स्ट ऑड नंबर कब मिलेगा, जब मैं प्लस 2 करूंगा तभी तो ऑड आएगा, और इसका आगे वाला ऑड फिर से कब मिलेगा, जब मैं माइनस 2 करूंगा तभी तो आएगा, इसमें से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 तभी तो आएगा 1। ठीक है, तो मतलब एक ऑड नंबर के बाद 2 या तो ऐड करने से या तो सब्ट्रैक्ट करने से फिर से ऑड मिलता है। वैसे ही इवन, एक इवन नंबर के बाद हम लोगों को 2 प्लस या 2 माइनस करने से फिर से इवन मिलता है। तो ये हम लोग का हो गया 3 कंजुगेटिव ऑड और 3 कंजुगेटिव इवन। अब क्या बोला है देखिए, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ऑड नंबर। जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है ये सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। ये क्या है, 9 मोर देन द लार्जेस्ट ऑड नंबर। जो लार्जेस्ट ऑड नंबर है उससे 9 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर 9 इससे ज्यादा है तो इसमें ही 9 जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब y माइनस एक्स इक्वल 9 10 11 12 13 हो गया, y माइनस एक्स इक्वल 13। ये हम लोगों का जो है इक्वेशन एक बन गया है यहाँ तक। अब बोला गया है इफ द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 ऑड नंबर्स, स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 मतलब इनका एवरेज निकालना है फिर स्क्वायर करना है। अब इनका एवरेज निकालना मतलब क्या, सबको जोड़ना है, सबको प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा x x x 3x और ये 2 2 कैंसिल हो गया, 3x डिवाइडेड बाय 3 आएगा तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो एवरेज आ गया और ऑल ऑड नंबर्स का x।
is 507 less than the square of the average of all the 3 given even numbers। अब इनका एवरेज भी निकालना होगा हम लोग को, फिर स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पे भी y ही आ जाएगा, y आ गया। अब ये जो x और y है यहाँ पे बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 ऑड नंबर, जो ऑड नंबर का एवरेज का स्क्वायर है वो क्या है 507 कम है किससे, इवन नंबर के एवरेज का स्क्वायर का। तो अगर कम है, ऑड वाला कम है, तो किस पे हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, प्लस 507 ऑड वाला पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये आ गया। अब मैं 507 को ऐसे लिखता हूँ और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए 507 इक्वल ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वाई प्लस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस एक्स। अब ये वाई माइनस एक्स का वैल्यू मुझे पता है कितना है, 13 है, तो 13 को मैं यहाँ लिख के इधर ले आता हूँ तो कितना आ जाएगा 507/13 इक्वल वाई प्लस एक्स। अभी 13 से कैंसिल कीजिए, 13 3 जा 39, 117, 39 जा, तो y प्लस एक्स आ गया हम लोग का 39। अभी y माइनस एक्स 13 और y प्लस एक्स आ गया 39। तो अब यहाँ पे y हम लोग का आ जाएगा, x x कैंसिल हो गया, 2y इक्वल 13 4 जा 52, तो y इक्वल हम लोगों का आंसर आ जाएगा 26, जो कि हम लोग को मिल गया y का वैल्यू। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर मतलब x का वैल्यू निकालना है फिर -2 करना है। अब अगर y 26 है तो x कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है y प्लस एक्स 39 होता है, तो x कितना हो गया, x हो गया 13। x अगर 13 हो गया है तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है x माइनस 2, तो 11 हो जाएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए पे है। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में सॉल्व करने जाओगे तो कम से कम तो 1.5 से 2 मिनट ये आपका वेस्ट कर ही देगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इसको स्किप ही कीजिए, अगर बाद में टाइम बच जाता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी अगर टाइम अगर बच जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, देखिए A can complete a task in 15 days, B is 50% more efficient than A। A जो है एक काम को करने में 15 डेज लगा देता है, ठीक है, और बोला गया है कि B क्या है, A से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। अब 50% ज़्यादा मतलब क्या, 50% का मतलब तो 1/2 होता है, और ज़्यादा का मतलब अगर A का एफिशिएंसी 2 है तो B का एफिशिएंसी उससे 1 ज़्यादा है। तो अगर A का एफिशिएंसी 2 है तो B का एफिशिएंसी मतलब 3 है, तभी 50% ज़्यादा होगा B, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए A को पूरा काम को कंप्लीट करने में 15 डेज लगता है अगर ये अकेला करता है तो, और A का जो एफिशिएंसी है वो क्या है, 2 है, ठीक है। अब एफिशिएंसी मतलब तो आप समझते ही हो कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में कितना काम कर देता है, ठीक है। A एक दिन में 2 काम कर लेता है, उसको खत्म करने में पूरा काम 15 डेज लगता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 30 हो जाएगा, 15 2 जा 30। अब अगर टोटल वर्क 30 है और B का एफिशिएंसी 3 है तो B को इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 10 दिन लगेगा, ठीक है, सही है। तो B को इस पूरा काम को करने में कितना डेज लगेगा, 10 डेज लगेगा। अब बोला है बोथ A एंड B स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन द टास्क, इस काम पे दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, तो टोटल वर्क 30 है, इसका एफिशिएंसी 2 है, इसका एफिशिएंसी 3 है। एंड आफ्टर फ्यू डेज बी लेफ्ट द टास्क, कुछ दिन दोनों ने एक साथ काम किया और कुछ दिन बाद क्या किया कि बी ने काम छोड़ दिया। अब कितना दिन एक साथ काम किया वो तो पता नहीं, लेकिन अगर दोनों ने एक साथ काम किया है तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा एक दिन में, 5 एफिशिएंसी, और मान लेते हैं कि x डेज तक किया, ठीक है। एंड ए फिनिशेज द रिमेनिंग 1/3, अभी कितना बचा हुआ है, बी ने जब छोड़ा तब भी कितना बचा हुआ था, 1/3 बचा हुआ था। टोटल काम था 30, उसका 1/3 मतलब 10, और 10 काम बचा हुआ था। इतना काम तो दोनों ने मिलके कर लिया पहले ही, ए और बी ने, प्लस अभी जो बचा हुआ है वो 10 है, 1/3 है, ये सब मिला के काम पूरा खत्म हो जाता है जो कि 30 है, ठीक है। अब 5x इक्वल 20, तो x इक्वल कितना आ जाएगा हम लोग का 4, x इक्वल 4 डेज। तो ए और बी ने एक साथ कितना दिन काम किया, 4 दिन तक, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी पे है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। A boat can travel 9.6 km downstream in 36 minutes. If the speed of the water current is 10% of the speed of the boat in downstream, how much time will the boat take to travel 19.6 km upstream? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब बोला गया ये बोट कैन ट्रेवल 9.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 36 मिनट।
एक जो बोट है डाउन स्ट्रीम जो जा सकता है 9.6 किलोमीटर 36 मिनट में, तो हम लोग डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस है 9.6 और ये जो टाइम है ये मिनट पे है, मिनट मतलब 36/60 आवर, 12 3 36 और 12 5 60, 3/5। तो टाइम आ गया 3/5, 3/5 मतलब 5 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ गया। अब 3 से 3 टाइम्स 2 टाइम्स 32, 3.2 इंटू 5, 32 इंटू 5 होता है 160, तो 16 आ जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम लोग को बोला गया इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 10% ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब तो पानी का जो स्पीड है वो क्या है, 10% ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो मतलब अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड 10 है, 10 रेशियो है, तो वाटर का जो स्पीड है वो कितना होगा, 1। ठीक है, और अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, तब डाउनस्ट्रीम अगर 10 है, वाटर का 1 है, तो अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 8 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पता है डाउनस्ट्रीम स्पीड हम लोग को कितना मिला है, 16। तो ये जो 10 रेशियो है यही किसका बराबर है, 16 का बराबर है। तो हम लोग को अपस्ट्रीम स्पीड निकालना है 8 रेशियो कितना हो जाएगा, 16/10 इंटू 8, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 64/5, ये हो गया हम लोग का किलोमीटर पर आवर, ये अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, यूएस अपस्ट्रीम स्पीड। अब हम लोग को पूछा है हाउ मच टाइम विल अ बोट टेक टू ट्रेवल 19.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब टाइम कितना लगाएगा अपस्ट्रीम जाने में, टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस मींस 19.2 बाय स्पीड मतलब 64/5, दैट मीन्स 64/5 मतलब 64 इंटू यहाँ पे 5 आ गया है। अब 8 से कैंसिल कीजिए, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 32, 8 4 जा 32, 8 से ये गया 0.3 टाइम्स, तो 5 3 जा 15, 1.5 आवर, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर है डी पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ पे देखिए, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1200। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1200 रुपीज से। एक्स मंथ्स आफ्टर द रेस्ट स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, एक्स मंथ्स बाद बी जॉइंड ए, बी आ गया ए को ज्वाइन करने के लिए विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1500, 1500 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए आ गया एक्स महीने बाद। ठीक है, इफ द टोटल प्रॉफिट वॉज 1950 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड बी शेयर इज 750, फाइंड एक्स। ठीक है, तो ए ने क्या किया, पूरा 1 साल तक इन्वेस्ट किया, तो ए ने 1 साल पूरा 12 मंथ्स तक इन्वेस्ट किया, सही है। अब बी ने कितना इन्वेस्ट किया, बी तो एक्स महीना बाद आया था ना, तो बचा कितना है, 12 माइनस एक्स ईयर्स बचा हुआ है पूरा साल का, तो इतना टाइम के लिए बी ने इन्वेस्ट किया था। अब इनका जो रेशियो हम लोग को दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट बोला है 1950 दिया है दोनों का मिला के, उसमें से जो बी का शेयर है वो है 750, तो ए का शेयर क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ए का शेयर हो गया 1200 और बी का शेयर हो गया 750। अब हम लोग यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा जो कि ये रेशियो में है, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, और यहाँ पे भी इनको कैंसिल कीजिए, ये 0 का साथ 0 चला गया, और 120 है, 5 से 24 टाइम्स और 5 से 15 टाइम्स। अब हम लोग को मिल गया क्या, 12 4 जा 48, 4 इंटू 12 बाय यहाँ पे है 5 इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल 24/15। अब ये 12 से कैंसिल कीजिए 24 को 2 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स, और 5 से इसको कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स। तो हम लोगों को ओवरऑल क्या मिल गया, यहाँ पे आ गया है 1/12, तो 12 माइनस एक्स इक्वल 3, जो 9 इक्वल एक्स, जो कि 9 मंथ्स इज द आंसर। ठीक है, 9 मंथ्स, ओ सॉरी 6 मंथ्स होगा आंसर। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, ये 2 भी था ना,
तो यहाँ पे 3 2 6 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6, तो x इक्वल 6 मंथ्स, जो कि मतलब बी ने कितने मंथ्स बाद ज्वाइन किया है, 6 महीने बाद ज्वाइन किया है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ्स। ठीक है, ये पार्टनरशिप का बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल सर्कुलर सिलिंडर इज 3:5। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना पड़ेगा कि जो है फॉर्मूला जो है वो पता होना पड़ेगा। अब राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है वो होता है 2πr(h). अब बोला है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 3:5 में है, और टोटल सरफेस होगा ये πr × r+h इक्वल 3/5। अब यहाँ पे देखिए πr(h), πr 2πr कैंसिल हो गया, h/r+h इक्वल 3/5। तो यहाँ से हम लोग को एक बात तो पता चल गया, h इक्वल क्या है 3 रेशियो, मतलब 3x मान लेते हैं। अगर h 3 है तो r कितना होगा, r 2 होगा, तो r इक्वल 2x मान लिया। ठीक है, अब हम लोग को बोला गया है कि इफ कर्व सरफेस एरिया इज 1848 cm, सॉरी ये स्क्वायर होगा 1840 cm स्क्वायर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, हम लोग को बोला गया अगर कर्व सरफेस एरिया 1848 है तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, 2 × पाई 22/7 इंटू r मतलब 2x इंटू h मतलब 3x इक्वल 1848। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसको 11 से कैंसिल करते हैं, 11 2 22, 11 1 11, 74, 11 6 66, 88, 11 8 88। ठीक है, अब यहाँ ये 4 से कैंसिल कीजिए, ये 2 2 4 होता तो 4 से कैंसिल कीजिए, 4 4 16, 4 2 8। अब यहाँ पे 3 2 6 है तो 6 से कैंसिल कीजिए, 6 7 42, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल 7 × 7 49, तो x का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 7। ठीक है, तो x व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर पूछा है, x का वैल्यू 7 आ रहा है, h मतलब 3x था तो 3 × 7 इक्वल 21 विल बी द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस बना लिया है। 10 क्वेश्चंस में क्या था, 5 हम लोगों का जो है अरिथमेटिक के क्वेश्चंस था और बाकी जो 5 था वो हम लोग का नंबर सीरीज था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है वो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का एक DI आ गया है, तो ये एक शानदार DI है और ये एग्जैक्टली PO प्रीलिम्स लेवल का DI है और आप RRB के एग्जाम में इसी लेवल के DI एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग DI सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करना है वो ये है कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसको समझना है हम लोगों को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इस DI को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे आइडियाज और ऐसी ट्रिक्स सीखेंगे कि जिससे हम लोग का DI सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस DI में क्या बताया गया है। Given below is the pie chart which shows the percentage distribution of book XYZ published by 5 different stores। ठीक है, अब कुछ पब्लिशर्स ने 5 अलग अलग स्टोर्स ने बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, उनमें से A ने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, A यहाँ पे है 18%, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया और ये E हो गया। ठीक है, सबने अलग अलग परसेंटेज का बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया है और टोटल जो बुक्स है वो 550 है। ठीक है, यहाँ तक इतना ही बस डेटा है हम लोगों का। अब इस डेटा के रिगार्डिंग हम लोग को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको हमें सॉल्व करके आंसर बताना है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इज अ नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट द बुक इन स्टोर ई। अब स्टोर ई के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, स्टोर ई और फीमेल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे तो मेल और फीमेल का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे जिसने बुक खरीदा है ई में से, उनमें से जितने फीमेल है वो क्या है 21 मोर देन द नंबर ऑफ मेल हु बॉट द बुक फ्रॉम द सेम स्टोर। ठीक है, तो ई में क्या हुआ है, कुछ लोग जो है बुक खरीदने वाला, कुछ लोग फीमेल है और कुछ लोग मेल है। अब बताया ये क्या है कि फीमेल क्या है मेल से 21 ज़्यादा है, तो फीमेल माइनस मेल अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा मुझे 21 आएगा। ठीक है, यहाँ तक। देन हम लोग को बोला है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट द बुक इन स्टोरी। अब बोला गया है कि पूछा है कि हम लोगों को कि टोटल कितने फीमेल है जिन्होंने बुक को खरीदा है। तो अब ये कब पता चलेगा, जब हम लोग को ये पता चल पाएगा कि टोटल ई में कितने पर्सन ने बुक खरीदा है। ठीक है,
तो हम लोग टोटल कैसे निकालेंगे, ई का परसेंटेज है 22% और टोटल बुक है 550। अगर 550 का 22% ई स्टोर ही बेच रहा है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 22% ऑफ 550 क्या होगा। अब ये जो है 22% ऑफ 550, ये काम करना कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है और इसी में वो लोग बहुत टाइम गवा देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। देखिए, जब भी परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे 22%, अब ये जो पूरा कैलकुलेशन है आपको ओरली करना है। अभी मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए मैं लिखूंगा, लेकिन आपको ये पूरा ओरली करना है। मैं ओरली भी करके दिखाऊंगा फिर, ठीक है। अब ये जो 20% है, यहाँ पे आपको सोचना ये है कि ये 20% प्लस 2% है, ठीक है। 20% प्लस 2% ऑफ 550। अब 20% ऑफ 550 कितना होगा, किसी भी चीज का 20% कितना होता है 10% का डबल। तो 10% कितना होगा 550 का 55। तो 20% मतलब फिर से एक बार 55, ये सॉरी 55 55। तो यहाँ एक बार 10% प्लस एक बार फिर से 10%। तो मतलब ओवरऑल 20% मतलब कितना हो जाएगा 55 55 110 हो जाएगा। ये क्या हो गया है 20% का मतलब हो गया 110। और अगर 20% का मतलब 110 हो रहा है तो 2% का मतलब क्या होगा, सिर्फ 11 होगा, एक जीरो हट जाएगा। 20% का मतलब 110 तो 2% का मतलब 11, तो 22% का मतलब हो जाएगा 121, जो कि है 22% ऑफ 550 विल बी 121, ठीक है। अब ये आपको ओरली कैसे करना है वो देखिए, एक सेकेंड। अब जब भी आप देखेंगे कि 22% ऑफ 550, तो आपको सोचना है कि 20% प्लस 2%। अब 20% ऑफ 550 मतलब 10% का डबल, 10% मतलब 55, तो 55 का डबल 110। और अगर 20% 110 आ रहा है तो 2% 11 आएगा, तो 121 इज द आंसर। तो टोटल हम लोगों का ई पे कितना है 121। अब ये जो टोटल ई का है, अब इस क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाते हैं, ये नहीं सोच पाते कि ई का जो टोटल है वो क्या होगा, मेल प्लस फीमेल मिला के ही तो होगा 121। 121 मेल प्लस फीमेल में ये है, या तो इसको लिखिए फीमेल प्लस मेल इक्वल 121। और हम लोग को यहाँ पे एक इक्वेशन मिला हुआ है फीमेल माइनस मेल, फीमेल माइनस मेल इक्वल 21। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2f इक्वल यहाँ पे आएगा 142। तो फीमेल इक्वल कितना हो जाएगा 71, ठीक है। तो हम लोगों को अभी चाहिए फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट द बुक इन स्टोर ई। तो फीमेल कितना आ गया हम लोगों का 71, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, ठीक है। समझ आ गया ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, फाइंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ द बुक डी। अब डी का हम लोगों को सेंट्रल एंगल निकालना है। ये जो डी वाला पार्ट है येलो वाला, इसका सेंट्रल एंगल मतलब यहाँ पे ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकाला जाता है, टोटल ये जो सारा मिला के परसेंटेज मिला के 100% होगा, उसमें से डी कितना है 32% है। तो हम लोग ले लेंगे 32/100 इंटू, और एक सर्कल कितना डिग्री का होता है पूरा 360 डिग्री, 360। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब इसको हम लोग को डिग्री पे निकालना है, तो कैंसिल कीजिए 4 से 8 टाइम्स, और 4 से 100 को कैंसिल करने से 25 टाइम्स। अब 5 से कैंसिल कीजिए, 5 से ये गया 5 टाइम्स, और यहाँ पे 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 72। अब 8/5 मीन्स 8/5 मीन्स 8 इंटू 10/2 दैट मीन्स 16, 1.6 आ गया, और इंटू 72। अब ये कितना हो जाएगा 16 2 जा 32 का 2, यहाँ 3 आ गया, 16 7 जा 112, 13 14 15, 150 115 आ गया, और पॉइंट एक घर पे, तो ये 115.2 डिग्री विल बी द आंसर, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी पे है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस जितना परसेंटेज है उसको लेना है, डिवाइडेड बाय 100% करना है, इंटू 360। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कुछ लोग ऐसे लेंदी कैसे बना देते हैं, क्या करते हैं कि पहले तो ये 32% मतलब टोटल कितना होगा बुक्स वो निकालेंगे, 32% ऑफ 550 करके, ठीक है। 32% ऑफ 550 करके टोटल जो बुक है वो निकालेंगे, फिर टोटल बुक बाय डी का जो बुक हो गया वो निकालेंगे, फिर जो है टोटल बुक नीचे लिखेंगे, इंटू 360 करेंगे। ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। इफ
टोटल बुक्स ऑफ अनादर पब्लिशर, अभी एक और पब्लिशर के बारे में बात कर रहा है MNP। लास्ट ये जो क्वेश्चन में गिवन था वो XYZ था, अब एक दूसरा पब्लिशर के बारे में बात कर रहा है, अनादर पब्लिशर MNP इज 20% मोर देन द बुक्स ऑफ XYZ पब्लिशर। ठीक है, अब ये जो नया पब्लिशर है MNP, ये क्या करता है, 20% ज़्यादा पब्लिश करता है XYZ से। अब XYZ टोटल कितना पब्लिश कर रहा है, 550, इससे इसका 20% ज़्यादा, तो इसका 20% कितना होगा, 550 का पहला क्वेश्चन में हम लोग 20% निकाले थे, 20% मतलब 110। ठीक है, 110 ज़्यादा, तो मतलब MNP का टोटल पब्लिकेशन कितना होगा, 550 प्लस 110 ज़्यादा, तो 660 होगा। ठीक है, ये सब आपको ओरली करना है, ऐसे नहीं लिखना है कि 20% ऑफ 550, फिर निकाला 110, फिर प्लस किया 550 का साथ, फिर आया 660। इतना करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ये ओरली करना है। 20% ज़्यादा है, 20% मतलब 110, तो 110 अगर ज़्यादा होगा तो 660। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट विल बी द टोटल बुक सोल्ड बाय स्टोर A and B फॉर publisher MNP, percentage of distribution for different stores for MNP remains same as XYZ। यही परसेंटेज रहेगा MNP वाला पब्लिशर के लिए। तो अगर इसी परसेंटेज में होगा तो A और B के का टोटल मिला के कितना बुक्स सेल हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं A और B का। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि A और B का टोटल पूछा है, क्या पूछा है देखिए, ध्यान से देखिए। Then what will be the total books sold by A and B for publisher MNP? A और B का टोटल बुक्स कितना होगा, A का 18% है, अब 18% अब हम लोग को निकालना है 660, 18% ऑफ 660 प्लस 12% ऑफ 660। अब ये दोनों हम लोगों को अलग अलग से नहीं निकाल के जोड़ना है, ये करना गलत होगा, क्योंकि पहले आप 18% निकालेंगे, फिर 12% निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, ये गलत है। आपको इन दोनों का टोटल चाहिए तो दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा 18 12 30, तो 30% ऑफ 660। अब परसेंटेज से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, 66 इंटू 3, 60 इंटू 3 होता है 180 और 6 3 जा 18 होता है, तो 180 और 18 198 विल बी द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ई पे है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब अगर आप ऐसे सिंगल निकालने जाएंगे, पहले ए का निकाला, फिर बी का निकाला, फिर जोड़ा, इसमें तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो जब भी टोटल सेम होता है, यहाँ पे भी टोटल 660 है, इसमें भी टोटल 660 है, तो हम लोग परसेंटेज को ऐड करके एक ही बार में निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे हम लोग। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय A and C टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय D and E टुगेदर। अब हम लोग को यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, A और C का एक साथ मिला के जो होगा वो D और E का एक साथ मिला के इन दोनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब इसके लिए जब भी ध्यान से सुनिए, जब भी हम लोग को रेशियो पूछेगा तो हम लोग कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गलती ये करते हैं कि रेशियो हम लोग को पूछा जाता है तब भी हम लोग क्या करते हैं कि टोटल वैल्यू, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, ए और सी का टुगेदर, तो ए और सी, ए यहाँ पे है, ये ए है, ये सी है, तो 18 और 16 कितना हो जाएगा 34%, 34% इस टू डी और ई है, डी और ई है, डी और ई कहाँ पे है, डी यहाँ पे 32 और ई 22, तो ये कितना हो गया 54, 34% इज टू 54%। अब बस इनका रेशियो निकाल दीजिए, यही होगा आंसर 17 इज टू 27, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है, इतना सिंपल था, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स खुद बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, जब भी क्वेश्चन वो लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर, तो अब क्या करेंगे कि ए का पहले टोटल बुक्स निकाला 18% ऑफ 550, यहाँ पे लिखेंगे कि 18% कितना हो जाएगा 20% 110 और 2% 11, 110 में से 11 गया 99, ए का 99 हो गया। फिर सी का निकालेंगे टोटल 16%, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे,
फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इज टू, फिर डी का निकालेंगे टोटल बुक्स, फिर ई का निकालेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर कैंसिल करेंगे। ऐसे करते करते तो टाइम ही खत्म हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है। जब भी हम लोगों को याद रखिए, जब भी रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तब हम लोग कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज उठाना है और रेशियो में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है देखिए, ए और सी का चाहिए ना, तो 34%, पहले तो ए और सी का चाहिए, 34% ऑफ 660 इज टू डी और ई का चाहिए, डी और ई का ये दोनों मिला के कितना हो रहा है 54% ऑफ 660 हो रहा है। ये 660 के साथ कैंसिल ही तो हो जाएगा, क्या बचा है 34% ऑफ इज टू 54%, बस यही लिखना है डायरेक्टली आपको। रेशियो है, सेम पार्ट तो कैंसिल हो जाता है ना रेशियो में, तो यही लिखना है। तो 17:27 विल बी द आंसर। ठीक है, ये सब ट्रिक अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो डीआई बहुत जल्दी सॉल्व होगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ बुक्स सोल्ड बाय स्टोर ए एंड ई टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज बुक सोल्ड बाय ए एंड ई टुगेदर, ए और ई का एवरेज बुक। अब यहाँ पे हम लोग को टोटल निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रेशियो नहीं पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है। ठीक है, ए और ई का एवरेज निकालना है, फिर सी और डी का एवरेज निकालना है और फिर डिफरेंस निकालना है। मतलब ए प्लस ई बाई 2 ये एवरेज हो जाएगा, माइनस सी प्लस डी बाई 2, यही काम करना है। और अब ये जो काम है और ये जो काम है, ये दोनों काम हम लोग को ओरली करना है। कैसे करना है देखिए, ए और ई का एवरेज निकालिए, ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, टोटल परसेंटेज को पहले जोड़िए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 40%, 40% हो गया। 40% अगर ए और ई में टोटल आएगा, 40% अगर टोटल परसेंटेज में आ रहा है 40, तो एवरेज कितना हो जाएगा 20% होगा। अब यहाँ पे सी और डी का निकालिए, सी कहाँ पे है, ये रहा सी, ये रहा डी, इन दोनों को जोड़िए 48 बाई 2, तो ये कितना हो गया एवरेज हो गया 24। तो अब डिफरेंस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 4% का डिफरेंस है दोनों में, तो 4% निकाल दीजिए 550 का, 4% ऑफ 550, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 4% मतलब 1/25 इंटू 550 कर दीजिए। 25 से ये 2 टाइम्स गया, 50 2 टाइम्स तो 22, डिफरेंस विल बी 22 जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना कैसे किया। आपको हर बार एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के नहीं देखना है। अब मैंने क्या किया, ए और ई का मुझे एवरेज चाहिए, ए और ई का मैंने परसेंटेज में ही क्या किया, पहले टोटल निकाल लिया ए प्लस ई और परसेंटेज में ही उसका जो है एवरेज निकाल लिया। ठीक है, और सी और डी का भी मैंने क्या किया, परसेंटेज में ही मैंने उसका एवरेज निकाल लिया। अब मैंने परसेंटेज में ही उनका डिफरेंस भी निकाल लिया, आसान हो गया काम। टोटल क्यों निकालना है, बड़ा बड़ा वैल्यूज आएंगे फिर माइनस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना हम लोगों को। तो परसेंटेज में ही मैंने उनका डिफरेंस निकाला, परसेंटेज कितना आया सिर्फ और सिर्फ 4%, तो 4% 550 का कितना होगा 22, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये डीआई पसंद आया होगा। अगर आपको डीआई पसंद आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है इस सॉल्यूशन का ट्रिक्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए यहाँ पे अभी स्पीड मैथ्स का फिर से आ गया। 16 से 20 तक हम लोगों का 5 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस है। यहाँ पे हम लोगों को बहुत स्पीड से करना है और बहुत ध्यान से भी करना है क्योंकि हड़बड़ी में कभी गलती भी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, इसको ब्रेक करना है 20 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा और ये प्लस आगे देखेगा कि इसमें इसके आगे प्लस बैठा है मतलब बेईमान बैठा है, तो ये खुद क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा और माइनस हो जाएगा, दोनों साइड माइनस हो जाएगा। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लस और माइनस का जो है साइन कॉम्बिनेशन नहीं पता है, तो आप लोग हमारे पिछले वाले वीडियोस है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 है, 20 को हम लोग को ऐसे ब्रेक करना है कि 9x चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5 और 4 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला ये क्या है, y स्क्वायर इधर जाएगा तो y इक्वल प्लस माइनस √16 मतलब +4 और माइनस का 4। ठीक है, अब हम लोग को कंपेयर करना है, ये x वाला है ये y वाला है,
अब x में क्या है, माइनस का 5, माइनस का 5 4 से क्या है, छोटा है, तो ऐसे लिख लिया x लेस देन y। माइनस का 5 माइनस का 4 से छोटा है, तो ठीक है, यही साइन है। -4 +4 से छोटा है, तो यही साइन आएगा, फिर से बार बार लिखना नहीं है। और -4 का साथ बराबर है, तो ये बराबर का साइन लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू y, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखिए 12 को ब्रेक करना है हम लोगों को, 12 को ब्रेक कीजिए, ये x वाला पार्ट है, 12 को ब्रेक करना है, और यहाँ पे पहले माइनस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आगे देखेगा कि इसके आगे ईमानदार है, तो ये भी प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो 7 को 7 चाहिए और 12 चाहिए, 4 और 3, 4 3 जा 12, 4 + 3 7। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट y के लिए हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आगे कोफिशिएंट है, तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 30 आएगा, 30, और अब 11 पे ब्रेक करना है। यहाँ पे ये दोनों में साइन सेम ही है, अगर साइन सेम है तो यहाँ पे दोनों में ऐसे ऐसे प्लस प्लस ही आएगा। ठीक है, अब 11 चाहिए, तो 11 के लिए 6 और 5 आ जाएगा। अब क्या है, देखिए यहाँ पे जिसमें कोफिशिएंट रहता है उसमें थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से काम करना है, क्योंकि जिस वाला y वाला टर्म में अगर कोफिशिएंट है, तो जो कोफिशिएंट है वो x वाले जो आंसर है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। x नहीं होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा 3। जो y का कोफिशिएंट है उसको क्या कर देना है, हम लोगों को x पे मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर x पे कोफिशिएंट होता तो हम लोग उसको y में मल्टीप्लाई कर दे। अब ओवरऑल आंसर जो है हम लोग को मिलेगा 3 4 जा 12, यहाँ पे प्लस का 12 और यहाँ पे प्लस का 9, और यहाँ y का मिलेगा प्लस का 6 और प्लस का 5। अब कंपैरिजन करना है, 12 y का इन दोनों वैल्यू से बड़ा है, तो x ग्रेटर का सिंबल x की तरफ आएगा, 9 भी इन दोनों सिंबल से बड़ा है, तो यही ग्रेटर का सिंबल आएगा, तो x ग्रेटर देन y विल बी द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखिए 15 है, 15 को ब्रेक करना है, 8 चाहिए, 5 और 3 होगा। और अब यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा ही है, एक पहले माइनस फिर प्लस, देखिए पहले माइनस फिर प्लस, तो दोनों आंसर क्या आता है, दोनों ही पॉजिटिव में आता है, तो यहाँ पे भी दोनों ही पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये x का पार्ट हो गया। अब y का पार्ट देखिए क्या होगा, 36 है, 36, अब 36 को ब्रेक करना है, 12 चाहिए, तो 6 और 6, यहाँ पे भी दोनों प्लस में आएंगे क्योंकि साइन सेम है। अब यहाँ पे कहीं पे कोफिशिएंट तो नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, 5 क्या है, इन दोनों से छोटा है। ठीक है, 3 क्या है, इन दोनों से ही छोटा है। ठीक है, छोटा वाला x की तरफ है ही। अब x लेस देन y, ये आ जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, x इफ x लेस देन y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे अब पहले x वाला पे कोफिशिएंट है, तो 7 2 जा 14, हम लोगों को 14 को ब्रेक करना है, और यहाँ पे पहले प्लस है, जो पहला वाला साइन होता है वो बदल के, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब ये जो पीछे वाला साइन है ये आगे वाला को देखेगा, तो ये चेंज होके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 2 जा 14, 14 को ब्रेक करना है, 9 चाहिए हम लोग को बीच में, तो 7 और 2, 7 2 जा 14, 7 और 2 9 आएगा। अब y में कितना है, 4 है, 4 को ब्रेक कीजिए, और 4y चाहिए, तो 2 और 2, यहाँ पे भी दोनों ही प्लस है, तो दोनों ही आंसर माइनस में आएगा। अब देखिए कि कोफिशिएंट किस में है, x में है, अगर x में कोफिशिएंट है तो वही नंबर जो कोफिशिएंट में है उसको y में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब माइनस का 7 और माइनस का 2, और यहाँ पे आएगा हम लोगों का माइनस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, अब कंपेयर करना है हम लोग को, 7 इन दोनों से छोटा है, -2 इन दोनों से क्या है, बड़ा है। तो अब दोनों साइन जब आ गया, एक बार x लेस देन आ गया है, एक बार x ग्रेटर देन आ गया है, तब हम लोग क्या ऑप्शन पे टिक करेंगे, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश इफ x इक्वल टू y, और नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 एक बार y से छोटा हो रहा है, और ये जो एक बार -2 है ये y से बड़ा हो रहा है, तो एक बार x छोटा एक बार x बड़ा, तो मतलब कोई भी रिलेशन हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर से कोफिशिएंट है 28 × 2, 28 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 56।
56 को ब्रेक करना है, बीच में 15 चाहिए, तो 8 7 जा 56 होता है और 8 और 7 15। अब यहाँ पे दोनों ही साइन प्लस है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोनों ही साइन प्लस था, तो क्या आया था आंसर में, दोनों ही निगेटिव आया था, तो यहाँ पे हम लोग अभी दोनों ही निगेटिव लिख लेंगे, ये x का हो गया। अब y का लगाते हैं, चलिए y में क्या हो गया, 21 इंटू 2 42 को ब्रेक करना है, 7 और 6, यहाँ पे भी दोनों माइनस में आएगा। अब क्या है देखिए, दोनों में सेम कोफिशिएंट है, तो मैंने क्या बताया था कि जो x का कोफिशिएंट है वो y में मल्टीप्लाई कीजिए, जो y का कोफिशिएंट है वो x में मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों के दोनों कोफिशिएंट सेम ही है, तो मल्टीप्लाई करके भी क्या फायदा, वो x का कोफिशिएंट अगर मैं y में मल्टीप्लाई करता भी हूँ और y का कोफिशिएंट x में मल्टीप्लाई करता भी हूँ, तो दोनों तरफ तो 2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्टीमेटली तो रिजल्ट तो सेम ही रहने वाला है ना, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। तो अगर सेम कोफिशिएंट है दोनों में तो मल्टीप्लाई करना बेकार है, ऐसे ही है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम कब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग का दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 -8 कंपेरिजन करना है, -8 7 से क्या है, छोटा है, -8 6 से छोटा है, ठीक है, x लेस देन y अभी तक आ रहा है। अब -7 से क्या है, बराबर है, और -7 -6 से छोटा है, तो x लेस देन इक्वल y, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस बना लिया है, हाफ ऑफ द पेपर इज सॉल्व्ड, ठीक है। अब और 20 क्वेश्चंस बचा हुआ है, तो चलिए उनको भी फटाफट हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में एक प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। ट्रेन ए कंप्लीटली क्रॉसेस ट्रेन बी विच इज 205 मीटर लॉन्ग। अब किसके बारे में बोल रहा है, बी का लेंथ बता रहा है, बी का लेंथ बता रहा है कि क्या है, 205 मीटर का है। ये जो बी वाला ट्रेन है ये ए को क्रॉस करता है, कंप्लीटली क्रॉस करता है इन 16 सेकेंड्स। इफ दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आमने सामने, मतलब ए इधर जा रहा है तो बी इस तरफ से ऐसे जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एंड सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोथ आर 25 मीटर पर सेकेंड। अब जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाता है तो हम लोग को पता है कि दोनों का स्पीड जो है ऐड हो जाता है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड हो जाता है ऐड, ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन पे जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड हो जाता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम लोग को दोनों का जो स्पीड है, ए प्लस बी का स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बोला गया देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, दोनों ही ट्रेन का हम लोग को लेंथ का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब बी का लेंथ पता है हम लोग को, लेकिन ए का लेंथ नहीं पता है। चलिए मान लेते हैं कि ए का लेंथ ए ही है, या एक्स मान लेते हैं, एक्स ले लिया। अब हम लोग को ये पता है कि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, बी का है 205 प्लस ए का है x, ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी टोटल दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बी का 205, ए का x, ओवरऑल स्पीड दोनों का मिला के 25 मीटर पर सेकेंड इनटू, और एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा रहा है, 16 सेकेंड्स, ठीक है। तो 205 प्लस एक्स इक्वल 25 इंटू 16। अब 25 इंटू 16 करने में बहुत वक्त नहीं लगाना है हम लोग को, 50 इंटू 8, 8 5 40, तो 400 हो गया, ठीक है। अब x इक्वल तो कितना हो जाएगा, जब ये 205 इधर आ जाएगा तो 195 आएगा, ठीक है, x इक्वल 195, जो कि ट्रेन ए का हम लोगों का लेंथ कितना आ गया, 195। अब हम लोग को तो ये नहीं पूछा कि ट्रेन ए का लेंथ कितना है, हम लोग को पूछा देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 205 और 195 में से डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा डिफरेंस, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर 10 मीटर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, डुएबल था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम लोग। तो ये एक हम लोग का मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। ए ट्रेडर मिक्सेस 14 kg राइस ऑफ वेराइटी ए विच कॉस्ट ₹60 पर kg विथ 18 kg ऑफ क्वांटिटी ऑफ टाइप बी राइस, ठीक है। एक 14 kg वाला टाइप मिक्स किया है और एक 18 kg मिक्स किया है, दो अलग अलग टाइप का। एक पहला जो टाइप है उसका जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 60 रुपीज़ है, और उसने क्या किया, मिक्स करने के बाद जो रिजल्ट फाइनल मिक्सचर मिला उसको ₹65 में बेच दिया है, ठीक है। एंड सेल्स द मिक्सर एट ₹65 पर kg एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 100/3%।
अब यहाँ पे ये 100/3% देखते ही बहुत लोगों का मन में ये डाउट आ जाएगा कि ये एक्चुअली में क्या होता क्या है, ठीक है। तो 100/3 बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो 33 1/3%, और 33 1/3% का मतलब हम लोग को पता है कि 1/3 होता है, ठीक है। अब मतलब अर्न से प्रॉफिट ऑफ 1/3 का प्रॉफिट होता है। अगर 1/3 का प्रॉफिट हो रहा है मतलब सीपी अगर 3 है तो एसपी कितना होगा, सीपी अगर 3 है तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा, 4 विल बी द सेलिंग प्राइस। तो सीपी अगर 3 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 4 है। अब हम लोग को यही सेलिंग प्राइस बोला गया है कि 65 रुपीज़ है, तो हम लोग कॉस्ट 4 रेशियो जो है सेलिंग प्राइस मिला है, इसका वैल्यू करस्पॉन्ड करता है 65 को। तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सीपी का वैल्यू होता है 3, तो 3 का वैल्यू आ जाएगा 65/4 इंटू 3। तो हम लोग को सीपी इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 65 इंटू 3 आ जाएगा 195/4। अब 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, 35, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, फिर आएगा 4 5 जा 20, तो 48.5 ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम लोगों को पता चल गया है, हम लोग को इतना पता है कि पहला जो टाइप है टाइप ए है, यहाँ पे टाइप बी है, यहाँ पे टाइप ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 60 रुपीज़, टाइप बी का कॉस्ट प्राइस हम लोग को बताया नहीं है तो हम लोग एक्स मान लेते हैं, और ये जो मिक्सचर दोनों को मिला के जो कॉस्ट प्राइस बना है वो कितना बना है 48.75 यहाँ पे लिखना है। यही होता है एलिगेशन का रूल, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो बीच वाला वैल्यू होता है ये हमेशा इन दोनों वैल्यू का क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से ऐसे जाना है हम लोग को, और यहाँ से ऐसे माइनस करके इन दोनों को आपस में लिखना है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि टाइप जो ए है वो कितना था 14 kg था, और टाइप जो बी है वो कितना था 18 kg था, ठीक है। तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे 18 आ गया। अब इसको रेशियो में हम लोग और छोटा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। अब एलिगेशन का जो मेन रूल है वो क्या कहता है कि अगर ये 60 48.75 से बड़ा है, अगर एक वैल्यू इससे बड़ा है तो ये वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 48.75 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये 48.75 इन दोनों का एवरेज है। अब दो नंबर का आप एवरेज निकाल रहे हो, 10 और 20 का अगर आप एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा 15 आएगा ना, तो ये एवरेज जो है एक नंबर से तो बड़ा है लेकिन दूसरा नंबर से छोटा होगा। तो वैसे ही ये बीच वाला जो नंबर है ये एवरेज है, तो ये 60 से तो छोटा है तो ये x से बड़ा होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, देखिए x से अगर बड़ा है तो 48.75 माइनस x बाय 60 से छोटा है तो 60 माइनस 48.75 इक्वल क्या रेशियो आना चाहिए 7:9, 7:9 मतलब 7/9। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, अब 48.75 बाय इसको सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 12 में से 75 चला जाएगा तो 11.25 इक्वल 7/9। अब 9 से इसको कैंसिल कीजिए, 9 1 जा 9, 22 पॉइंट आ गया, 9 2 जा 18, 45 9 5 जा 45, ठीक है 121.25 आ गया है। अब ऊपर क्या है, ये साथ में x है। अब हम लोग को अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 48.75 माइनस x इक्वल 7 इंटू 1.25। अब 7 इंटू 1 7 होता है और 7 इंटू 1.25 होगा, कितना हो जाएगा 8 होने से तो 2 होता तो 1.75 मतलब 8.75 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 8.75। अब x को वहाँ भेजिए, 8.75 को इधर लाके माइनस कीजिए तो 40 इक्वल x आएगा। तो x का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल गया 40 रुपीज पर केजी, ठीक है। देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइप बी राइस, ये जो टाइप बी वाला राइस है उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 40, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है, जो भी मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता ही है, तो आप इसको एग्जाम में स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे बोला गया प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 3 years लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ए का जो प्रेजेंट एज है बी का प्रेजेंट एज से 3 साल छोटा है, तो बी का अगर x है तो ए का x माइनस 3 होगा। रेशियो ऑफ बीज एज 5 years एगो, बी का एज 5 साल पहले
एंड एज इज 4 years hence, ए का एज 4 साल बाद, तो x प्लस 1 इक्वल 3/4। ये सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। अब बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि x प्लस 1 कैसे आ गया। क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। रेशियो बीज एज 5 years एगो, तो b का प्रेजेंट एज x था, तो 5 years एगो क्या होगा, x माइनस 5। एंड एज 4 years hence, 4 साल बाद, a का प्रेजेंट एज है x माइनस 3, 4 साल बाद और 4 साल जुड़ जाएगा, तो ये x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए डायरेक्ट आप ऑरेली इसको करके लिख सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x माइनस 20 इक्वल 3x प्लस 3। अब यहाँ पे x आएगा, 3x इधर आएगा तो x रहेगा और ये इक्वल टू 23। अब किसका हम लोग को पूछा है, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज पूछा है, तो a का प्रेजेंट एज कितना होगा, 23 माइनस 3 इक्वल 20। अब 23 आ गया है तो तुरंत 23 पे टिक मत कीजिए, पहले क्वेश्चन में देख लीजिए कि किसका एज पूछा गया है हम लोगों को b का नहीं a का पूछा है, तो a का 20 साल होगा, 20 साल, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। अब यहाँ पे c भी ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाला और डायरेक्ट c पे टिक करेंगे, ठीक है, तो ये नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ए बैग कंटेन्स 6 रेड 5 ग्रीन एंड 4 येलो कलर्ड बॉल्स, 2 balls are drawn at random from one after one another without replacement, then what is the probability that at least one ball is green। अब ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसमें कॉम्बिनेशन भी अप्लाई होता है। बोला गया है कि एटलीस्ट एक ग्रीन बॉल होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो पहले हम लोग को इसमें निकालना होगा कि प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज ग्रीन, नो बॉल इज ग्रीन, कोई भी बॉल ग्रीन नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। अगर ग्रीन कोई भी नहीं होगा तो ये ग्रीन तो 5 है, ये हट जाएगा, तो टोटल बचेगा कितना, 6 रेड और 4 येलो, 10 बॉल बचेगा। अब इन 10 में से कितना कॉम्बिनेशन में निकाल सकते हैं हम लोग बॉल, 10C1, एक बॉल निकालना है, ठीक है। अब एक बॉल हम लोगों ने निकाल लिया, 2 बॉल टोटल उठाना है ना, तो अब 9 बॉल बचा हुआ है, तो फिर से 9C1 कॉम्बिनेशन बनेगा। और ओवरऑल बॉल कितना है इस पूरे बॉक्स में, 6 5 11 और 4 15, 15 है, तो 15 और एक बॉल निकालने के बाद और 14 रहेगा, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन 15 × 14 बनेगा। अब इसको सॉल्व करने से हम लोगों का जो है आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में से हम लोग को टिक करना है। अब यहाँ पे कितना होगा, 10C1 का मतलब होगा 10 × 9C1 का मतलब 9। अब जिनको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं पता है वो लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। NCR, इससे इसमें क्या होता है कि फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से, इसको करने से 10 आएगा, इसको करने से 9 आएगा, 15 × 14 है, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, और ये 2 से 7 टाइम्स, तो आ गया हम लोग का 3/7। अब ये जो 3/7 आया, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज ग्रीन, कोई भी बॉल ग्रीन नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ये है, तो एटलीस्ट एक बॉल ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, एटलीस्ट 1 ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 - 3/7, तो 1 - 3/7 आ जाएगा 4/7, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 200 मोर, बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 ज्यादा है किससे, ए से, ए का अगर x है तो b का x + 200 होगा। b इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, b को 10% प्रॉफिट में बेचा है और a को 40% लॉस में बेचा है, इसको 10% प्रॉफिट और इसको 40% लॉस, ठीक है। अब बोला गया एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:11, SP ऑफ ए बाय SP ऑफ बी कितना रेशियो में है, 4/11। अब बोला गया इफ ए इज सोल्ड एट 20% लॉस, अगर ए को 20% लॉस में बेचता देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ए, तो ए का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए तो हम लोगों को ए का जो है सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है वो निकालना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें जो है सेलिंग प्राइस ऑफ ए और सेलिंग प्राइस ऑफ जो बी का रेशियो दिया हुआ है वो हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला से।
फॉर्मूला मतलब हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस मतलब ए का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक्स इंटू लॉस, 60% लॉस में बेचा है मतलब सॉरी 40% लॉस में बेचा है मतलब 100 का अगर सामान था तो उसको 60 रुपीज़ में बेचा है, तो एक्स इंटू 60/100। फिर दूसरा जो है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स प्लस 200, और इसको कितने में बेचा है, 10% प्रॉफिट में बेचा है, तो अगर 100 रुपया सामान का प्राइस था तो उसको 110 में बेचा है। ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, और ये किसका बराबर है, SPA/SPB मतलब 4/11 का। अब 0 से 0 को कैंसिल कीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, ऊपर में हम लोग का बचा है x/x प्लस 200 इक्वल 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4 2 800 इक्वल x। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है क्या, ओ सॉरी, ये यहाँ पे 6 है ना, तो ये 6x आएगा। ठीक है, अब ठीक है, ये 6x। अब ये 4x इधर जाएगा तो 800 इक्वल 2x आएगा, और हम लोग को मिलेगा x इक्वल 400। तो x का वैल्यू कितना आ गया है, 400, मतलब जो है a का कॉस्ट प्राइस कितना है, 400। a का कॉस्ट प्राइस है 400। अब हम लोग को बोला है इफ a इज सोल्ड एट 20% लॉस, अगर 400 इसका कॉस्ट प्राइस है और इसको 20% लॉस में बेचा जाएगा, तो 400 इंटू 20% लॉस मतलब 80 में बेचा जाएगा, अगर 100 का है तो कितना उसका सेलिंग प्राइस होगा, 0 से 0 चला गया, 8 4 32, 320 रुपया, जो कि अगर 20% लॉस में बेचेगा तो ए का सेलिंग प्राइस होगा 320 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है मैं मानता हूँ, क्योंकि ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है, इतना आसान अरिथमेटिक के क्वेश्चन पीओ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो, यहाँ पे फिर से एक हम लोग का DI है। चलिए इसको ट्राई करते हैं कि समझना कैसे हम लोग को डेटा। पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, रीड द following table carefully and answer the following question. Number of students and the percentage of students passed out of those who appeared are given for 2 subjects in the year 2001 to 2005 in a college XYZ. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, एक कॉलेज है XYZ जिसमें 2 सब्जेक्ट का हम लोग को डेटा दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए थे और कितने पास हुए, अपियर का टोटल नंबर दिया हुआ है और पास का परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पे भी अपियर का टोटल नंबर दिया हुआ है और कितने परसेंट पास हुआ है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को पूछा गया है इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, तो उनका आंसर देना है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेर फेल्ड इन इकोनॉमिक्स इन 2002, इकोनॉमिक्स 2002 ये है, और एंड द ईयर 2003 टुगेदर, ये दोनों में निकालना है हम लोगों को कि कितना फेल हुआ है। ठीक है, अब 2002 में देखिए टोटल इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स कितना है, 3800, उसमें से 45% पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ होगा, 55% फेल हुआ होगा। तो 3800 का 55% निकालने से 2002 में इकोनॉमिक्स से कितना फेल हुआ पता चल जाएगा। अब 38 का हम लोग 55% कैसे निकालेंगे, 55 मतलब 50% प्लस 5%, तो अब निकालिए 50% कितना होगा, 3800 का 1900 होगा, और अगर 50% 1900 है तो 5% 190 होगा, और 1900 और 190 2090 हो जाएगा, 2090। ठीक है, और फिर बोला गया है कि 2003 का कितना फेल हुआ है वो भी निकालना है। 2003 में टोटल तो 2600 है, 2600, उसमें से 60% पास हुआ है तो 40% फेल हुआ होगा। अब अगर 40% फेल हुआ है तो 40% 2600 का कितना होगा, पहले तो 50% निकालिए 1300, उसमें से 10% माइनस कर दीजिए 260, 1300 में से 260 चला जाएगा, 1300 में से 260 माइनस कर दीजिए तो 1040 प्लस 1040। अब हम लोग को इन दोनों का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो डायरेक्ट हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 1045 प्लस 520, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1565, 1565 विल बी द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। तो आपको क्या करना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको जितना हो सके कैलकुलेशन जो है ओरली करना है, 55% 40% ये सब ओरली आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन स्टैटिस्टिक्स इन ईयर 2003 का बात कर रहा है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में 2003 में जितना फेल किया है वो कितना परसेंट है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन इकोनॉमिक्स इन द सेम ईयर। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में कितना फेल किया है पहले वो निकाल लेते हैं 2003 में, 2003 यहाँ पे है,
2003 में देखिए 2500 स्टूडेंट्स था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 35% ही पास किया हुआ है, तो बाकी कितना है 65% फेल हुआ होगा। 65% फेल हुआ है तो 65% 2500 का निकालिए, कितना आ जाएगा 50% निकालिए 1250, प्लस 10% निकालिए 250, प्लस 5% निकालिए 125, तो 5 12 का 2 यहाँ पे 1 आ गया, 4 5 6 1 1625 आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है, ये जो है स्टेटिस्टिक्स 2003 में फेल होने वाला ये कितना परसेंट है टू द ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन इकोनॉमिक्स इन द सेम ईयर, इकोनॉमिक्स सेम ईयर पे कितना फेल हुआ है वो निकालना है। अब इकोनॉमिक्स में 2600 अभी हम लोगों ने निकाला था, 40% कितना आया था फेल होने वाला, 40% 1040 आया था। ठीक है, 1040 आया था। अब ये 1625 1040 का कितना परसेंट है हम लोग को वो निकालना है, मतलब 1625 बाय 1040 इंटू 100। अब पहले इसको अगर आप कैंसिल करेंगे और ऐसे डिवाइड करते रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। आपको क्या करना है, पहले आप इसको डबल कीजिए, 1625 को डबल कीजिए, कितना होगा 32 और यहाँ पे 50, 3250, और इसको डबल कीजिए 2080। अब 00 कैंसिल कीजिए। अब ये 208 325 का कितना परसेंट है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 208 का अगर मैं 150% निकालता हूं तो कितना होगा, 150% निकालता हूं तो कितना मिलेगा मुझे। देखिए 208 का 100% कितना होता है, 208 ही होगा, और ये हो गया 100%, और 50% कितना होगा, इसका आधा मतलब 104, तो 150% कितना हो गया 312, 312 हो गया 312, तो 150% लगभग कितना हो गया 312 हो गया। अब मुझे कहाँ तक पहुंचना है, 325 तक पहुंचना है, तो मतलब और कितना आगे जाना है, 13 और चाहिए। 13 कब मिलेगा, अब 208 का 1% कितना होता है, 1% मतलब 208 का 1% मतलब 2.08, इंटू अगर मैं 6 कर देता हूं तो 6% इक्वल यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू 6 करने से देखो 12.48 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब और अगर 6% में जोड़ देता हूँ यहाँ पे तो 12.48, तो ये कितना मिलेगा 156% इक्वल कितना हो जाएगा 324.48। तो हम लोग को 325 चाहिए, तो 156 का पॉइंट कुछ आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, अब अगर ऐसे आप सोचने लगोगे एग्जाम में तो बहुत जल्दी आप परसेंटेज वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 28 पे चलते हैं हम लोग। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in economics in 2002 to 2004, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इन इकोनॉमिक्स 2002 से 4 तक 2 3 4। अब इनको जोड़ना है, टोटल नंबर तभी निकलेगा 4000 2 6 6 7 9 9000। पहले देखिए 1000 को ऐड कीजिए 9000 आ गया, अब 800 800 1600 प्लस 600 2200, अब 9000 और 2200 कितना हो गया 11200 is to and the total number of students passed in statistics from the year 2003 to 5, statistics में 3 से 5 तक, 3 से 5 तक मतलब 1 2 3, ये 2500 3200 4000 3000 7000 89 9000 9000, फिर ये दोनों मिला के 800 200 1000, तो 10500 10500 10500, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिए। अब इसको कैंसिल करना है तो ये किससे जाएगा 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 42 7 6 जा 42 7 1 जा 7 7 7 5 जा 35, तो 16:15 जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी पे है। ठीक है, 28 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ईयर 2002, स्टैटिस्टिक्स में 2002 में कितना पास हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द ईयर 2002, 2002 ये है, स्टैटिस्टिक्स में 55% पास हुआ है, तो 2700 का 55% निकालिए, 50% कितना होगा 1350, और 135 5% मतलब 135, तो 5841 1485 हो गया है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन इकोनॉमिक्स इन द ईयर 2005, इकोनॉमिक्स में फेल करने वाला स्टूडेंट्स कितना है, इकोनॉमिक्स में फेल करने वाला इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में 50% पास किया तो 50% फेल किया होगा, 50% अगर फेल किया 2200 का तो 1100 फेल किया होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 1485 से 1100 जाएगा तो 385 आएगा, 385 इज द आंसर जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी पे है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई का। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द ईयर 2001 टू 4। इकोनॉमिक्स में 2001 से लेके 4 तक हम लोग को इन चारों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, इन सभी को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो उससे अच्छा आप मैं एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ, इसको प्लस करने में आप बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से 200 निकाल के इसको दे दीजिए, तो दोनों 4000 हो गया, दोनों 4000 हो गया, प्लस अब यहां से 800 निकाल के इसको दे दीजिए, ये भी 4000 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा 2600, या 800 इससे ले लिया तो ये 3400 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करने से यहाँ 1000, 1000, यहाँ भी 1000, और यहाँ पे 4 8 32, 20, 4 5 20, तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा 3850, 3850, जो कि हम लोग को मिलेगा एवरेज, और ऑप्शन नंबर ई पे है 3850। ठीक है, तो अब हम लोग का ये डीआई खत्म हो गया है। ओवरऑल हम लोगों ने अभी तक 30 क्वेश्चंस बना लिया है और रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं और आगे क्या है हम लोगों का। तो यहाँ पे 31 से 35 तक 5 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, तो x/100 इंटू यहाँ पे देखिए 5 to 8, इसको 5 मान लीजिए, 5 to 8 5, और ये 7, तो 7 से कैंसिल कीजिए, 7 7 49, 38 है, 7 5 35, फिर 35, 7 5 35, तो 755 755 आ गया है। अब यहाँ पे 5 से कैंसिल कीजिए, 5 2 10, 5 1 5, और यहाँ पे 5 1 5, 25, 5 25 1 इक्वल, इसमें माइनस कीजिए, 986 में से 533 माइनस कीजिए, 900 में से 500 गया 400 रहेगा, और 86 में से 33 गया 53 रहेगा, तो 453। अब देखिए x इंटू 151/21 इक्वल 453। अब ये 151 से ये अप्रोक्सीमेटली 3 बार जा रहा है, देखिए अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 3 बार जा रहा है, 151 इंटू 3 453, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 21 इंटू 3, जो कि 63 मिलेगा हम लोग को, जो कि 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे मैंने 5 2 10 और ये 0 होगा, 23 60 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 60 होगा, ये 21 नहीं होगा 20 होगा, तो 23 60, जो कि ऑप्शन नंबर ई पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इस पे देखते हैं हम लोग 1042 डिवाइड 1042 प्लस x बाई 3 इक्वल, यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिए, 4 से इसको पूरा डिवाइड कीजिए, 4 4 16, 21, 4 5 20, 4 4 16, 4 5 4। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1042 इक्वल प्लस x इक्वल 454 इंटू 3, 400 इंटू 3 1250 इंटू 3 150, और 4 दिया 12, तो 2631 1362। अब यहाँ पे x इक्वल कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वहां से 1000 से 1000 चला गया, 362 में से 42 जाएगा, तो 320 आएगा, x इक्वल टू 320, जो कि ऑप्शन नंबर ई पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें 69.3% ऑफ 455, तो इसको 70% अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं हम लोग, 70/100 इंटू 445, तो ये कैंसिल हो गया, 5 से 2 टाइम्स गया, 5 से ये 5 8 45, 9 45, 2 से ये 3.5 टाइम्स, तो 89 इंटू 3.5, 89 इंटू 3.5, ये करना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पहले 89 इंटू 3 कीजिए, 89 इंटू 3 मतलब 90 इंटू 3 कीजिए, 9 3 27, 270, उसमें से 3 कम कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 267, 267 आ गया, 267, और अभी मैंने 89 इंटू 3 ही किया है, अब 89 इंटू 0.5 भी करना है ना, 89 इंटू 0.5 मतलब 89 का आधा, 89 का आधा कितना होगा 44.5, तो 44.5 इसके साथ प्लस कीजिए, 5 आ गया, 7 8 9 10 11 का 1 यहाँ 1 आ गया, 6 4 10 11 का 1 यहाँ 1 आ गया 3, तो ये 311 के आसपास आ रहा है। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 310 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको इंक्रीज करके लिया था ना। ठीक है, क्योंकि 69.3% था, तो इसको 69 लेने का जगह हम लोग ने 70 ले लिया है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने 310 लिया है। ठीक है, अब 310 मैंने ले लिया, डिवाइडेड बाय 14 है, इक्वल यहाँ पे 620, इसको 5 कर लेते हैं बाय x। ठीक है, अब 5 से कैंसिल कीजिए, 5 6 30,
5 टू ज़ा 10 और इसको 5 से कैंसिल करने से आएगा 125। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 से ये 7 टाइम्स गया, 2 से ये 31 टाइम्स गया। अब 31 से 125 कितना बार जाएगा, देखिए 31 इंटू 4 मिलता है 124, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स जाएगा, तो x इक्वल क्या मिलेगा, 7 4 ज़ा 28 आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 114। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है और बाकी सब पार्ट को हम लोग इधर ले जाएंगे, तो पहले ही यहाँ पे 163 है, अब ये तो पार्ट जाके प्लस होके जाएगा, तो 24 इंटू 5 240 का आधा 120, तो प्लस 120, और ये पार्ट तो माइनस होके जाएगा, माइनस 114, तो ये 6 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 6 ऐड होगा तो 169, और रूट है स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा, रूट मतलब 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे क्या है देखिए, 768 डिवाइडेड बाई ये 12 मान बना लीजिए, इसको 12 से कैंसिल कीजिए, 12 6 ज़ा 72, 48 12 4 ज़ा 48, तो 64 आ गया, इंटू यहाँ पे रूट अंडर 256 होगा ये, तो 16 आ गया, माइनस 58। अब इन दोनों को इंटू करना है, ये बहुत बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि 64 को आप पहले ऐसे सोचो कि 4 इंटू 16 है, इंटू 16, ठीक है, और 16 256 होता है, 256 इंटू 4 करना है। अब 250 इंटू 4 होता है 1000, और 6 चौके 24, तो ए 1024। अब 1024 में से अगर 58 माइनस होगा तो 24 चला गया और 34 जाएगा, तो 966 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, 966। ठीक है, ऐसे आपको जल्दी जल्दी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, आप ये तभी आएगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम लोग का 35 क्वेश्चन हो गया, लास्ट 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो क्या है देखते हैं, चलिए। ओ फिर से एक डीआई है, तो ये हम लोग का थर्ड डीआई है, 3 डीआई इस पेपर में है, तो 15 मार्क्स तो डीआई है। अब चलिए इस डीआई को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस डीआई में क्या बोला गया है। स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एंड नंबर ऑफ फीमेल आर गिवन, दे आर विजिटिंग ए प्लेस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, कुछ मेल और कुछ फीमेल के नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ एक जगह वो लोग विजिट कर रहे हैं मंडे से फ्राइडे को लेकर। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड द प्लेस ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे टुगेदर। अब ट्यूसडे और थर्सडे मेल निकालना है हम लोग को, तो ट्यूसडे का मेल कितना है 140 और थर्सडे का मेल कितना है 150, तो टोटल कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा। इस टू रेशियो निकालना है किसका साथ, टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड द प्लेस ऑन मंडे एंड फ्राइडे। फीमेल मंडे और फ्राइडे, फीमेल यहाँ पे मंडे को 170 है और फ्राइडे को 130 है, तो 170 और 130 हो जाएगा 300। अब इनका रेशियो हम लोग को निकालना है, तो जो कि आएगा 29:30, ऑप्शन नंबर ए। ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर विजिटेड द प्लेस ऑन ट्यूसडे आर व्हाट परसेंट। ट्यूसडे टोटल नंबर ऑफ मेल निकालना और फीमेल निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 190 और 140, ये हो जाएगा 330। 330 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, ये कितना कम या ज्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर ऑन थर्सडे। टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर ऑन थर्सडे कितना है 150 और 110 260, तो ये 260 से कितना कम या ज्यादा है। पहले तो कितना परसेंट कम या ज्यादा है पूछा है, तो पहले तो निकालना होगा कि कितना कम या ज्यादा है, तो ज्यादा ही दिख रहा है, तो 70 ज्यादा है। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना ज्यादा है 70 ज्यादा है, किससे 260 से ज्यादा है, इंटू 100। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे नीचे जो है इसको 330 को पुट करना है या 260 को, तो कुछ मत कीजिए, बस इतना देखिए कि कितना ज्यादा या कम है, कितना ज्यादा या कम है बाय किससे ज्यादा या कम है। ठीक है, अगर ज्यादा पूछेगा तो किससे ज्यादा है और कम पूछेगा तो किससे कम है, वही डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अब 0 से 0 चला गया यहाँ पे। अब हम लोग 700, तो इसको 700 डिवाइडेड बाय 26 कर दीजिए, 26 से ये लगभग 2 टाइम्स गया, तो ये 52 आ गया, तो 18 180। 26 से ये अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स, तो हाँ 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 2 12 120 और 36, तो 156 आएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 24। तो आंसर क्या आ गया 24/26, जो कि आएगा 12/13।
26 12/13 ऑप्शन नंबर सी ए पे है, सॉरी ए पे 26 12/13%। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड द प्लेस फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। फीमेल मंडे टू वेडनेसडे कहाँ है? 170 ट्यूसडे 190 और वेडनेसडे 140, 190 और 140। डिफरेंस निकालना है किसके साथ? वेडनेसडे। एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड द प्लेसेस फ्रॉम वेडनेसडे टू फ्राइडे। वेडनेसडे टू फ्राइडे मेल 180 वे थर्सडे 150 और फ्राइडे 120, 150 और 120। तो डिफरेंस कितना है? यहाँ पे किसका ज़्यादा है? मेल का ज़्यादा है और फीमेल का कम है। तो फीमेल को हम लोग फीमेल को प्लस में ले लेते हैं, तो यहाँ पे फीमेल ज़्यादा है तो माइनस का 10 आ गया। यहाँ पे फीमेल 40 ज़्यादा है तो प्लस का 40 आ गया। और यहाँ पे फीमेल कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है तो प्लस का 20 आ गया डिफरेंस। तो ओवरऑल डिफरेंस कितना हो गया? 60 माइनस 50। तो ये हो गया हम लोगों का 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। ऐसे करने से जल्दी होगा। अगर आप पूरा सभी मेल को ऐड करेंगे, सभी फीमेल को ऐड करेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ये देखना है यहाँ पे कितना डिफरेंस है। फीमेल 10 कम है तो माइनस में ले लीजिए, फीमेल 40 ज़्यादा है तो प्लस में ले लीजिए, और फीमेल 20 ज़्यादा है तो प्लस में 20 ले लीजिए। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मेल 10 ज़्यादा है तो प्लस का 10, यहाँ पे मेल कितना कम है? 40 कम है तो माइनस का 40, और यहाँ पे 20 कम है तो माइनस का 20। अभी फिर भी आंसर 50 ही आएगा डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इफ ऑन सैटरडे, अब यहाँ पे सैटरडे तो है नहीं ग्राफ में, और सैटरडे एक्स्ट्रा हम लोग को दिया गया है। और इफ ऑन सैटरडे द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 25 एंड 20% रेस्पेक्टिवली एज कम्पेयर टू दैट ऑन फ्राइडे। फ्राइडे जितना मेल है और फीमेल है वो अगर सैटरडे से में 25 और 20% इंक्रीज हो जाए तो मेल के लिए 25% और फीमेल के लिए 20%। ठीक है, फीमेल के लिए 20%। अब फ्राइडे को मेल कितना था? 120 था, उसमें अगर 25% इंक्रीज हो जाएगा, 120 का 25% कितना होता है? 30 होता है। तो मतलब सैटरडे को मेल कितना हो जाएगा? मेल हो जाएगा 150। ठीक है, और फीमेल कितना हो जाएगा? 20% अगर बढ़ जाएगा, फ्राइडे को फीमेल 130 है, इसका अगर 20% बढ़ गया तो मतलब 26 बढ़ गया, 26 मतलब 156 हो जाएगा फीमेल। ठीक है, अब देन that on Friday, then find the total number of male and female together that visited on Saturday। तो टोटल कितना हो जाएगा? 306, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे होगा। ऐसे आपको क्विकली आपको 25% इंक्रीज होने से कितना होगा, 20% इंक्रीज होने से कितना होगा, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 39। ये DI बहुत ही आसान था। एक और क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 40, इसको बनाते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड द प्लेस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज। मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर मेल और फीमेल चाहिए, तो मंडे और ट्यूसडे टुगेदर मेल और फीमेल मतलब इन सभी का प्लस, इन सभी को प्लस कीजिए। 160 140 हो जाएगा, 300 300 400 500 और फिर 160, तो 660 हो गया। ये क्या बोला है? टुगेदर इज हाउ मच मोर, ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है किससे? टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड द प्लेस ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर। तो इन चारों को ऐड करके जो मिलेगा वो इससे कितना कम है, मतलब 660 इससे कितना ज़्यादा है। अब इन सभी को ऐड कीजिए, कितना आएगा? यहाँ पे 150 150 और ये दोनों 250, 150 250 आ जाएगा हम लोग का 400 400 510 510। अब सब्ट्रैक्शन करने से कितना आएगा? 150। तो हम लोग का डिफरेंस जो होगा 150 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तो ये था हम लोग का आखिरी क्वेश्चन। ये पूरा हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस बना लिया है इस पूरे पेपर का। तो आरआरबी पीओ की बात की जाए तो आरआरबी पीओ में आप एग्जैक्ट इसी लेवल के पेपर को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन अगर आप आरआरबी क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना लेवल आपको नहीं करना है, इससे थोड़ा सा कम पे रहने से भी आप आराम से आरआरबी क्लर्क का जो पेपर है वो निकाल लोगे। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।